हाय हेलो एंड नमस्ते एवरीबॉडी, मैं हूँ पिंकी एंड आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ हमारे सेगमेंट चॉइस दैट मैटर्स में। वेल, आई एम एट आवर लोकेशन पार्टनर ओल्ड ब्रिक्स कैफ़े विच इज़ लोकेटेड इन दमड़ा। एंड ओल्ड ब्रिक्स कैफ़े इज़ अ प्लेस जिन्होंने हमें पहले दिन से बहुत सपोर्ट किया है। नाउ दिस इज़ लाइक आई गेस दिस इज़ द 4th एपिसोड। पहला एपिसोड हम लाइव गए थे, देन 2 एपिसोड वी डिड अ रिकॉर्डेड वर्सन। सो आई रियली नीड टू थैंक ऑल ऑफ देम बिहाइंड द सीन बिकॉज यू नो फॉर देयर कमेंडेबल जॉब आई कुड गिव यू अ गुड रिजल्ट एट द एंड। और एक चीज़ है कि आप लोगों ने पिछले कुछ एपिसोड को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आज के एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही है कि हम किसी ऐसे इंसान से मिलेंगे जिनकी जर्नी से हम थोड़ा इंस्पायर हो सकते हैं, जिनकी जर्नी से हम कुछ सीख सकते हैं। नाउ यू नो व्हेन वी से कि किसी की जर्नी से हम कुछ सीख सकते हैं, तो व्हाट वी जनरली डू इज़ हम वैसे ही लोगों को अपने शो पे या फिर वैसे ही लोगों की जर्नी बताते हैं जिन लोगों ने सक्सेस के उस मकाम को छू लिया है जिसके बारे में लोग चाहते हैं कि हम बात करें। लेकिन इज़ इट ट्रू कि क्या सिर्फ वही स्टोरीज़ को कवर करना चाहिए जो एकदम ऊपर लेवल पे आइदर पॉलिटिशियन है या फिर हीरो हीरोइंस है, एक्ट्रेस है एंड ऑल, तभी आप उनसे इंस्पायर हो सकते हो? नहीं। The moment we start seeing the stories surrounding us, we find something or the other to get inspired from. So this story is about a young girl who got married at the age of I guess 24-25। बहुत छोटी थी, क्योंकि 24-25 में इस एरा में कौन शादी करता है यार। थोड़ी तो मतलब ज़िंदगी जीना तो हम तब शुरू करते है कि नहीं। आप और मैं, आपको तो मुझे देख के समझ में आता ही होगा कि आई हैव ऑल्सो क्रॉस्ड दैट एज बार लिमिट एंड आई एम येट नॉट मैरिड। सो व्हाट हैपन्स इज वी वांट टू लिव आवर लाइफ। बट ठीक है, अगर किसी सोसाइटल प्रेशर में हो या फिर पेरेंटल प्रेशर में हो या फिर फैमिली सर्कमस्टेंसेस में हो, अगर भी आपने हाँ कह दिया, अपनी चॉइस से ही कह दिया, इज़ इट नेसेसरी कि आपकी लाइफ बहुत स्मूथ जाएगी? दैट्स नॉट अ थिंग दैट कुड बी आंसर्ड ऑन कैमरा। किसी से भी आप पूछ लीजिए, भले आप रिलेशनशिप में रह के किसी से शादी करें या फिर उसके बाहर जाके किसी के चॉइस पे शादी करें, nobody can guarantee you on any kind of relation, whether it's a friendship, whether it's a husband and wife relation or maybe anything. तो why I'm saying this? Because इनकी स्टोरी कहीं ना कहीं इस चीज़ से बड़ी रिलेट करती है। नाउ शी इज़ अ वुमेन जिनके बारे में अगर सोचें तो उन्होंने अपने सारे हार्डशिप्स के बाद अपनी ज़िंदगी को अपने पैर पे, अपने दम पे खड़ा किया है। एंड हाउ हैज सी डन दिस, हाउ हैज सी बीन एबल टू डू दिस, इसकी जर्नी तो वही बता सकते हैं, इसकी स्टोरी वही बता सकते हैं। तो लेट्स वेलकम रितु जलानी ऑल द वे फ्रॉम बालासोर एंड हर जर्नी टू इंस्पायर अस ऑन दिस सेगमेंट ऑफ चॉइस दैट मैटर्स। सो लेट्स गो। So I'm here to meet this lovely lady Ritu Jalani all the way from Balasore. First of all, I need to thank her on behalf of my team for accepting the invite during the days when I was just thinking about the whole concept and the idea behind Choice That Matters. Now she is here. I told you another thing about this wonderful woman कि इन्होंने अपने आप को despite all the hardship अपने पैरों पे खड़ा किया है। Why I said that? Because she is now an entrepreneur and the owner of Indian Weaves, which deals with the handlooms and moreover promotes what we do the homegrown जो background होता है, जो कपड़े होते हैं, उनको ये ज़्यादा promote करने के आइडिया के पीछे बिलीव करती हैं। That is what Indian Weaves is all about. बट मेरे से बेहतर शायद वही बताएंगे, तो पहले उन्हें इन्वाइट करते हैं। हाई एंड वेलकम टू आवर शो। हेलो, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। एंड मतलब मैं बताना चाहूँगी कि इस शो के लिए इन्होंने ट्रैवल किया है फ्रॉम बालासोर टू भुवनेश्वर फॉर द शूट, सो थैंक यू फॉर दैट बाय द वे। माय प्लेजर। सो अभी स्टार्ट करते हैं, मुझे जानना है आपके लाइफ के बारे में, बट बिफोर वी कम टू द एंटायर टॉपिक आई वॉन्ट टू नो हाउ हैज़ योर लाइफ बीन सो फार? या इट हैज़ सी लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस फॉर एनीबडी। वो मैं हूँ या आप है, किसी के लिए भी नहीं है। सो लाइफ वॉज काइंड ऑफ आई कैन से एट द बिगनिंग इनिशियल टाइम में मैंने काफ़ी लग्जरीज देखी एंड फिर एक पॉइंट लाइफ में आ गया जहाँ मैंने काफ़ी फाइनेंशियल डाउनफॉल भी देखा एंड देन एंड स्लोली आई अगेन स्टार्टेड ग्रोइंग अप। सो इट्स मोर ओवर अप डाउन ही रहे अब तक। राइट। एंड लाइक आप जॉइंट फैमिली में रही हैं, जो हम थोड़ी बहुत समय पहले बात कर रहे थे,
सो लॉट ऑफ थॉट्स आर देयर, लाइक क्या होता है कि जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें हमारा सिर्फ दिमाग नहीं चल रहा होता, हमारे पीछे बहुत सारे दिमाग चल रहे होते हैं। तो आपने वैसे इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव साइड व्हेन वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली। बाय दिस आई डिड नॉट मीन कि कुछ नेगेटिव होता है, आई ऑल्सो लिव इन अ जॉइंट फैमिली बाय द वे। तो लाइक हाउ वॉज योर इनिशियल डेज, योर स्कूलिंग, योर कॉलेज टाइम, किस तरीके के फैमिली सर्कमस्टांसेस में आप थे, थोड़ा उसके बारे में बताइए। See, schooling and all, it was like from DAV Balasur. I'm from DAV Balasur and schooling वगैरह काफ़ी अच्छी ही रही। ऐसे तो कभी कुछ ज़्यादा issues आए नहीं। जो issues ज़्यादा आए, it was after when my dad got paralyzed. So after that, I actually saw what is real life. And before that also कि dad थोड़ा सा मतलब अपने आप को ज़्यादा ही काम में बिज़ी रखते थे, वो हमें इतना टाइम नहीं दे पाते थे। एंड माई मॉम ऑल्सो यूज़ टू रिग्रेट इट, क्योंकि मॉम जॉइंट फैमिली में रही थी तो वही आपको पता होगा पूरा टाइम सबका खाना पीना काम करना एंड ऑल दैट रहता था। तो बचपन में हमें यही डिज़ायर होती थी कि वील स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद आवर फादर, बट ही वॉज वेरी बिजी, अ वेरी बिजी बिजनेसमैन। एंड जब हम बड़े हुए, जब लगा कि नाउ इट्स टाइम टू स्पेंड विद फैमिली, तो डैड गॉट पैरालाइज्ड। तो वहाँ से फिर लाइफ एकदम से मेरी लाइफ ही टर्न हो गई। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम DAV बालासुर। देन 11th-12th भी मैंने स्कूल से ही किया। दैट इज़ अगर आपने सुना होगा चांदीपुर में है DRDO डिफेंस, सो वहाँ से मैंने उनके जो स्कूल है वहाँ से मैंने 11th-12th किया। एंड जस्ट आफ्टर 12th आई अप्लाइड फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस इन ITER भुवनेश्वर। एंड मैंने जर्नलिज्म भी अप्लाई किया था किड्स भुवनेश्वर, तो दोनों में मुझे मिल गया। एंड जिस मोमेंट मैंने सोचा कि ठीक है आई हैव गॉट बोथ द थिंग्स, मुझे जर्नलिज्म भी मिला, यहाँ पर जर्नलिज्म मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट था, बट इंजीनियरिंग वाज ऑलमोस्ट कि फैमिली में सब कोई कर रहे हैं तो तुम भी यही करो, तो मैंने वो भी मुझे मिल गया ITER भुवनेश्वर में। एंड आई वाज जस्ट अबाउट टू डिसाइड कि क्या एक्चुअली आई वांट टू डू। एंड इन द मीन टाइम डैड को पैरालिसिस हो गया एंड डैड वाज बेड रिटन। सो देन इट वाज लाइक कि माय मॉम सेड अगर तुम चली जाओगी तो फिर कैसे होगा, हम अकेले हो जाएंगे। एंड वहीं पे मुझे लगा कि नहीं, आई कैन नॉट लीव माई मॉम लाइक डैड। सो फ्रॉम देयर आई स्टेप बैक। मैंने फिर वहाँ नॉर्मल हमारा एक है फ़कीर मोहन यूनिवर्सिटी, फ़कीर मोहन कॉलेज, तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट दो टिल 12th, बट उसके बाद मुझे कॉमर्स में आना पड़ा एंड मैंने वहाँ से अपनी नॉर्मल ग्रेजुएशन की कॉमर्स में से। सो डिड यू रिग्रेट दिस फैक्ट कि आप मतलब ठीक है वो सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं थे कि आप घर को छोड़ सकती हैं एंड ऑल, या फिर पढ़ाई के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, काम के लिए लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है, द सर्कमस्टांसेस वर नॉट इन योर फेवर, बट डू यू रिग्रेट दैट? यस आई डू रिग्रेट। लाइक जब मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ, हॉस्टल लाइफ, वो बाहर घूमना, वो बाहर जो मतलब दूसरे शहर में जो पढ़ते हैं, मस्ती करते हैं एंड ऑल दैट, वो मुझे काफ़ी रिग्रेट होता है कि मैंने कभी हॉस्टल लाइफ नहीं देखी। मैंने कभी कभी मुझे लगा कि शायद मैं उतनी स्मार्ट, उस टाइम में मैं उतनी स्मार्ट नहीं थी जितनी मैं आज हूँ, बिकॉज लाइफ टीचेस यू एट एवरी फेज, यू नो। तो बस वही सब कभी कभी रिग्रेट होता है, पता नहीं ओके। अब कभी लगता है कि मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई मस्ट बी सिटिंग इन सम MNC और काफ़ी अच्छा मेरा पैकेज होता, बट ठीक है, दिस इज़ लाइफ, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, राइट। सो व्हाट हैपेंड पोस्ट दैट, लाइक all the hardship that you saw during your father's that phase, जो मतलब उनका डिजीज़ फर्स्ट हिट किया उनको, तब उसके उस टाइम पे बहुत कुछ आपने देखा है जिसके बारे में हमने बात किया, थोड़ा आप एलैबोरेटली बात करते हैं उसके बारे में। See, when I saw like my dad got bedridden, एक तो होता है कि जब हेड ऑफ द फैमिली bedridden हो जाता है तो फाइनेंशियल डाउनफॉल आता ही है, वो किसी की भी लाइफ में हो। एंड somehow I realized कि we were like हमें इतना कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा था। My mom was suffering although and कुछ खास इतना सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं था। एंड पापा को मेरी भी टेंशन रहती थी कि अरे इफ़ शी गेट्स मैरिड तो आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी, चलो कि बेटी का तो शादी हो गया एंड ऑल। सो एंड पापा के पैरालिसिस होने के बाद यू नो बहुत सी कभी कभी घर में खाना नहीं बनता था। आई हैड टू टेक ट्यूशन्स। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि ठीक है ग्रेजुएशन के साथ हम ट्यूशन्स पढ़ाएंगे। सो आई हैड टू स्टार्ट विथ ₹400, वो
मेरी पहली सैलरी यू कैन से, उससे मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट किया छोटे छोटे बच्चों को। एंड फ्रॉम देन मुझे लगा कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अब बढ़ती जा रही हैं। सो देन आई जॉइंड एज अ रिसेप्शनिस्ट इन एन इंस्टीट्यूशन। वहाँ मैं घर से साइकिलिंग करके रोज़ वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब करने जाती थी। एंड आई यूज़ टू गेट अराउंड 2500 पर मंथ, ओके। एंड वो लाके मैं मेरी मॉम को दे देती थी। आई हैड बीन अ वेरी रिस्पॉन्सिबल डॉटर विच आई कैन से वेरी प्राउडली। तो मैं आई यूज़ टू गिव इट टू माई मॉम एंड शी यूज़ टू बी वेरी हैप्पी। देन स्लोली माई मॉम सेड कि देखो ऐसे तो नहीं होता है, यू हैव टू लुक फॉर सम अदर गुड जॉब। तो somehow I applied for a job in a renowned school of Balasore, of the district you can say, and वहाँ पे मेरी नौकरी लग गई। 2 महीने कुछ मेरे को होल्ड पे रखा and then they gave me a job. Still it was not that satisfactory. I think my first salary was some 6,000 rupees in the year 2014 and फिर धीरे धीरे हम मतलब मैंने ना देखा कि आप कम पैसे में कैसे जी सकते हो और आप ज़्यादा पैसे में कैसे जी सकते हो। लाइक बोथ द साइड्स आई हैव सीन। So if you will give me around 10 rupees, I know how to run a whole day, and if you will give me about 1,000 rupees also, I know how to run a whole day. So this is like that. Right. So like what's your current marital status? See, for now I'm a divorced single lady, okay. And future तो देखते हैं क्या है, but अभी के लिए I'm divorced. Okay. So जब आप ये चीज़ बोलती हैं कि you are a divorced lady, so I don't mind that because that's something like बहुत लोगों के साथ ये होता है आज के टाइम पे. How does your family takes this? And how did this all happen? When did you get married? How did all these things happen? And what impact did that have you in your life? Okay, first question, how did my family take it? To be very honest, my parents only are very proud of me, rest nobody. Like I got no such support for being a divorcee and मेरे माँ बाप को भी काफ़ी सुनना पड़ा, बेटी है डिवोर्स लेके घर में बैठेगी, सर पे बैठाओ एंड ऑल दैट, जो जनरली इंडियन फैमिलीज़ में होता ही है। वो इतनी जल्दी इस डिसीजन को एक्सेप्ट नहीं करते। बट आई मस्ट से माई पेरेंट्स वेयर ऑल थ्रू द थिंग, उनको कभी ख़राब नहीं लगा। Then secondly, how did I get married? Okay, so in the year 2000 मेरे पापा को जैसे मैंने बोला कि काफ़ी जल्दी थी कि मैं बीमार हूँ, बेटी की शादी हो जाए। जनरली डैड्स तो इमोशनल थोड़ा रहते ही हैं बेटी के लिए। एंड ही यूज्ड टू टेल एवरीबडी। आई स्टिल रिमेंबर किसी कज़न की शादी में मेरे पापा ने किसी को तो बोला कि बस मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए तो मुझे बस वही चाहिए लाइफ में। तब मेरी एज कुछ 23 थी, तो मैं बड़ा सोचती थी यार इतनी भी जल्दी क्या है, ठीक है ना कर लेंगे शादी। एंड मतलब आई वॉज नॉट इनटू इन एनी अफेयर दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे यही था कि मम्मी पापा जहाँ बोलेंगे मैं वहीं कर लूँगी। एंड मैं पापा को हर समय बोलती थी कि आप ये टेंशन्स क्यों लेते हो, आप जहाँ बोलोगे मैं वहीं करूँगी, तो करेंगे आराम से। सो इट वॉज लाइक कि नहीं तुम कर लो तो आई विल बी वेरी हैप्पी। said okay. So from then the journey started. Like my father told my uncles and all the other relatives कि मेरी बेटी के लिए आप लोग एक लड़का ढूंढ लो। So the thing is कि I was fat that time, मैं बहुत मोटी थी। And अभी जो मेरा स्किन आप देख रहे हैं उससे काफ़ी डल था। It was almost not black but थोड़ा हल्का blackish ही था मेरा स्किन। तो मुझे ये बोला गया था कि तुम ऐसी दिखती हो तो तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा और जो मिल रहा है तुम उससे शादी कर लो। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी बुरी दिखती हूँ कि मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा, और ये वैलिडेशन देना कि तुम ऐसी दिखती हो तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा, यही लाइफ का एक पॉइंट नहीं होता ना। यू विल अग्री टू मी एट दिस। तो मुझे बार बार ऐसा ही बोला गया कि तुम ऐसी दिखती हो तुम्हें कोई लड़का नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है उसको हाँ बोलो, जो मिल रहा है उसको हाँ बोलो। तो मुझे लगता था यार ठीक है, मैं तो मेरी मॉम डैड की मर्जी से शादी कर रही हूँ, तो आप मुझे दिखाओ ना लड़के, अच्छा लड़का दिखाओ, आई डेफिनेटली मैरी। सो पहले मैं एक लड़के से मिलने गई चेन्नई, ऑल द वे फ्रॉम बालासोर टू चेन्नई। सब कोई मुझे लेके गए, चलो चलो लड़का है अच्छा है मिल लो। ठीक है चलो। सो आई वेंट एंड लड़का भी मुझसे मिला, मैं भी मिली।
बस ही वाज लाइक मुझे ऐसा लग रहा था ही वाज नॉट कंफर्टेबल विद द कॉन्वर्सेशन, या उनको नहीं करनी थी तब शादी, या ही वाज मे बी इनटू सम अदर अफेयर, होता है, सबकी अपनी लाइफ है। तो आई मेट हिम एंड एवरीथिंग वाज ओके। द नेक्स्ट डे वो लड़का आने वाला था और वो हमारे यहाँ रोका होता है, ठीक है। तो ऐसा था कि वो आएगा और रोका होगा, तो हम नेक्स्ट डे वेट करते रहे, वो लड़का आया नहीं। तो जो मीडिएटर थे उन्होंने कॉल किया कि अरे आप आइए, क्या है एंड ऑल। तो फिर कुछ 12-1 बजे वो लड़का आया एंड उनकी मम्मी जो थी वो मुझे एक रूम में लेके गई एंड देन उन्होंने मुझे बोला, बेटा आप तो जैसे फ़ोटो में दिखती हो वैसे रियल में तो दिखती नहीं हो। आई सेड ओके आंटी, अब फोटो और प्रेजेंट थोड़ा तो डिफरेंस होता है। एंड पिंकी, इफ यू हैव सीन माय इंस्टा एंड ऑल, आई एम क्वाइट फोटोजेनिक, सो दिस इज अ फैक्ट। हर कोई फोटोजेनिक नहीं होता, आई एम फोटोजेनिक, मेरी फोटोज़ थोड़ी अलग आती है, तब मैं थोड़ी मोटी भी थी। तो आई सेड आंटी फ़ोटो में जैसी दिखती हूँ, नहीं तुम रियल में तो उतनी सुंदर नहीं। शी टोल्ड मी ऑन माय फेस, तुम रियल में उतनी सुंदर नहीं दिखती जितनी फ़ोटो में दिखती हो। तो यहाँ आने से पहले मैं आपको ही बार बार बोल रही थी मेरी सारी क्रश हो, क्योंकि मैं ज़्यादा कॉन्शियस इसलिए थी कि मैं ऑन कैमरा शायद उतनी सुंदर नहीं दिखती हूँ। अरे डोंट वरी अबाउट दिस, हमारी टीम बहुत अच्छी है। दैट इज़ ओके, बट दिस थिंग्स हैव अ इम्पैक्ट ऑन अस, काफ़ी लॉन्ग रन तक ये रहता है। सो उन्होंने बोला, फिर उन्होंने बोला आप सैंडल उतारो। आई सेड क्यों? हाइट मेजर करना है, ठीक है। देन शी सेड वेट कितना है? आई सेड आंटी इतना है, कुछ 70 समथिंग था। मैंने बोला आंटी इतना है, तो मेरे बेटे का तो इतना है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला आंटी मैं कम, मुझे बहुत ख़राब लग रहा था, मैं ऑलमोस्ट आंसुओं में थी और तब मैंने उनसे इतना बोला आंटी मैं पतली हो जाऊँगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, बस उतनी बातें हुई। दैट वाज द फर्स्ट गाय आई मेट एंड उसके बाद वो लड़का वापस नहीं आया एंड वी केम बैक। तो इट वाज लाइक कि वो लुक्स को लेके मुझे बहुत ज़्यादा ही फेस करना पड़ा इश्यूज, अपने लोगों से भी दूसरों से भी। तो मुझे एंड पिंकी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नेवर कमेंट ऑन एनीबडीज लुक्स, नेवर, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट एंड इट्स टेरेबल। लेटर ऑन व्हेन आई एक्सप्लेन यू विल अंडरस्टैंड हाउ टेरेबल इट इज़। लाइक जिस दिन किसी ने मुझसे कहा था, आई डोंट वांट टू नेम दैट पर्सन ओवर हियर, उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम इतनी फालतू दिखती हो कि तुम्हें तो कोई लड़का ही नहीं मिलेगा। तो मैं पूरा दिन रोती रही कि मैं कैसी दिखती हूँ, मतलब मुझे मिरर में अपने आप को देखना ही एक्सेप्ट नहीं होता था कि मैं इतनी घटिया दिखती हूँ कि मुझे कोई नहीं मिलेगा। यू नो, हमारे जो सराउंडिंग्स है ना, हमें एक चीज़ पे ला के लटका देती है, तुम्हें बस ये नहीं मिलेगा और यही तुम्हारा मोटो ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो उसके कुछ चेन्नई से आने के बाद आई वॉज इनटू नॉर्मल, मेरी जॉब में थी मैं एंड आई वॉज डूइंग रियली गुड इन माई जॉब। मैं बच्चों को ट्यूशन्स पढ़ाती थी एंड मुझे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, आज भी याद करते हैं। मैंने जॉब्स वगैरह छोड़ दी, देयर पेरेंट्स यूज्ड टू बी वेरी हैप्पी। तो उसके बाद कुछ 1 साल बाद मुझे वापस से बोला गया। So did that roka happen that day? No, it got cancelled. I don't know what was the reason. आंटी जी का तो यही रीज़न था कि वेट इतना है, लुक्स फोटो से मैच नहीं करते, बट द गाय हैड मे बी सम अदर अफेयर और समथिंग लाइक दैट, तो वो नहीं हो पाया। एनीवेज भी हमारी इंडियन सोसाइटी में ये होता है ना कि हमारे में जो भी गलती हो, लेकिन देयर शुड बी समवन टू ब्लेम अपॉन, हम अपना ब्लेम खुद नहीं ले सकते। एग्जैक्टली। एनीवेज देन लेटर ऑन व्हाट हैपेंड? देन लेटर ऑन आई वाज एज यूजुअल इन द जॉब एंड इट वाज गोइंग रियली गुड, अच्छा चल रहा था सब कुछ। मैं स्कूल जाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं एंड अभी भी व्हेन आई एम नॉट इन द जॉब अभी भी बहुत मिस करते हैं एंड इट वाज ऑल गोइंग गुड। तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि मेरे रिलेटिव्स ने एक फ़ोटो भेजा है, ये एक लड़का है एंड आप देखो अगर आपको जचता है तो मैंने फ़ोटो देखा एंड आई सेड कि नहीं, हम और भी देख सकते हैं। दिस वाज माय व्यू। तो फिर उसके बाद माय डैड वाज आल्सो लाइक ठीक है चलो चलता है, बट बाहर से उनको इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा था रिलेटिव्स के थ्रू से, नहीं यहीं से करो, यहीं करो, यहीं करो। अच्छा, करने का रीज़न क्या है? लड़का सीए है, महीने के 60,000 कमाता है। ये लाइन ना मेरे अंदर छप गई है, लड़का सीए है, महीने के 60,000 कमाता है। तो मैंने हर समय बोला कि लड़का सीए है, ठीक है, मैं भी ग्रेजुएट हूँ, जॉब कर रही हूँ, महीने का 60,000 कमाता है। सी पिंकी, आई एम सच ए पर्सन, मेरे लिए मनी इज़ नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट इज़ ऑफकोर्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज वी हैव टू रन आवर हाउस, हमारा लाइवलीहुड चलता है, लेकिन पैसा सब कुछ है वैसा मेरे साथ नहीं है। आई ऑलवेज, मेरे को लगता था कि जहाँ भी रहूँ सुख शांति से रहूँ, क्योंकि बचपन से इतना देखा हुआ, तो वैसे मैंने शादी के बाद आई शुड बी इन अ पीस, ठीक है।
तो बार बार मुझे बोला गया यही लड़का है, तुम इसको देखो, इससे करो, एंड ये सीए है 60,000 कमाता है, सीए है 60,000 कमाता है। आई सेड ओके। इतना बोलने के बाद बार रोज़ वही चीज़ें बोलने के बाद मैंने फ्रस्ट्रेट होकर बोला कि ठीक है, आई एम रेडी टू मीट द पर्सन। तो हम गए मिलने, मिलने उनसे गए कैलकाटा में। मैं बालासुर से कैलकाटा गई। ही यूज्ड टू बिलोंग फ्रॉम पटना बिहार। सो मैं वहाँ उनसे मिलने गई एंड मैं मिली उनसे। तो वहाँ पे भी वही था, थोड़ी मोटी हो, फोटो से थोड़ी अलग दिखती हो। अब मैं क्या करूँ, फोटो से थोड़ी अलग दिखती हो तो, और थोड़ी मोटी हो। फोटो में जैसा इवन जो मेरे हस्बैंड थे उन्होंने भी वही बोला, फोटो में जैसी दिखती हो वैसे तो तुम नहीं हो। फोटो कब की थी? मैंने बोला अरे फोटो तो अभी कुछ दिन पहले की ही थी। नहीं वैसी तो नहीं लगती हो। मैंने बोला थोड़ा वेट अप डाउन होता है, बेसिकली आई एम हैविंग PCODs ऑल्सो, तो वेट थोड़ा अप डाउन हमारा होता रहता है। तो फिर उसके बाद उनको मैं पसंद आई और मेरे को लगा कि माई डैड इज़ हैप्पी एंड माई मॉम इज़ ऑल्सो हैप्पी अगर मैं हाँ बोल देती हूँ। एंड समहाउ मुझे भी लगा कि वो अच्छे हैं। मैं ये ऐसा बिल्कुल बोलना नहीं चाहती कि मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया और मैंने हाँ बोल दिया, नहीं, मुझे भी एट दैट पॉइंट लगा कि दिस पर्सन इज़ गुड टू स्टे विथ। तो ठीक है, वो थोड़ा कुछ वो लोग ना ज़्यादा मतलब दे यूज्ड टू बिलीव इन दोज, वो बाबा वगैरह में ज़्यादा विश्वास करके वो लोग इतने लंबे लंबे कुछ टीका वगैरह लगाते थे, वो तुलसी की माला पहनते थे जस्ट टू शो कि हम बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं। एंड उन लोगों ने मुझे कहा कि आपको प्याज और ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो इज़ लाइक ठीक है, मेरे घर पे इतना कुछ खास बनता है नहीं और मुझे चलेगा। मैं थोड़ा नॉनवेज भी खाती हूँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि ठीक है, प्याज भी छोड़ दूँगी और नॉनवेज तो भूल ही जाती हूँ, अब कभी नसीब में नहीं है। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे थोड़ा साइड में, हम लोग जब बैठे थे तो उन्होंने बोला कि तुम्हें अगर कभी प्याज खाने का मन हो तो मुझे बोल देना, हम वी कैन ईट आउटसाइड। आई सेड ओके एंड ही टोल्ड मी कि ही ऑल्सो ईट्स। व्हाई आई एम टेलिंग दिस पॉइंट्स कि लेटर ऑन यू विल सी हाउ दिस पॉइंट्स गॉट कन्वर्टेड। ही टोल्ड कि मैं भी खाता हूँ। आई सेड आप तो ये पहनते हो? नहीं, मैं भी कभी कभी खा लेता हूँ, जस्ट मम्मा के सामने नहीं खाता। सिर्फ ओके ठीक है। एंड देन मेरा रोका हो गया, आई गॉट एंगेज्ड ऑन दैट डे एंड शादी मेरी कुछ 1 साल बाद निकली, एग्जैक्टली 1 साल बाद, ठीक है। सो 1 साल का कोर्टशिप पीरियड था। हम एक ही बार मिले थे कैलकाटा में और दूसरी बार भी कैलकाटा में मिले थे कुछ 6 महीने बाद। तो मैं और मेरा भाई गए थे मिलने के लिए, नॉर्मल सी मीट थी, बस कैफ़े में बैठे थोड़ी बहुत बातें हुई। तो कोर्टशिप पीरियड में हमने इतनी ज़्यादा बातें की नहीं, क्योंकि मुझे हर समय लगता था कि हाँ मुझे इनसे ही शादी करनी है, यही मेरे हस्बैंड है। और मैं जब भी फ़ोन वगैरह करने की कोशिश भी करती थी रात वगैरह में, तो ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी इन द ऑफिस स्केड्यूल। तो मैं बहुत कैजुअल थी, मेरे को लगा ठीक है चलता है, क्या है, यही तो हस्बैंड बनेंगे ना, तो इसमें शादी के बाद भी तो बातें हो सकती है। तो जितनी भी मतलब कॉन्वर्सेशन इतने ज़्यादा नहीं हुए, बट इट वॉज मुझे वो अच्छे लगते थे। मैंने कभी भी ये फैक्ट डिनाई नहीं किया कि मुझे वो अच्छे नहीं लगते थे। एंड स्लोली वी ऑल गॉट नियर टू द मैरिज। शादी से कुछ अराउंड 1-1.5 महीने पहले ऐसी बातों में उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तो ये शादी नहीं करनी है। तो आई सेड क्यों? नहीं, मेरी तो बस मम्मी मुझे फोर्स कर रही है और इसलिए मैं ये शादी करूँ, मुझे शादी नहीं करनी। तो आई सेड ओके। मैंने उनकी मम्मा को फ़ोन किया एंड मैंने उनकी मम्मा को बहुत ही ज़्यादा प्यार किया, अपनी मम्मी से ज़्यादा, जो कि मैं लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करूँगी। अपनी माँ से ज़्यादा किसी को शायद ही प्यार नहीं करना चाहिए था, मैंने वो कर दिया। तो मैंने उनकी मम्मी को फ़ोन किया, मैंने कहा कि ये ऐसे बोल रहे शादी नहीं करनी है एंड ज़बरदस्ती हो रही है। तो देन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, वो ऐसे मजाक करता रहता है, मजाक कर रहा होगा, तुम ये बातें छोड़ दो। और उन्होंने मुझे उस टाइम एक चीज़ बोली कि मम्मी पापा को मत बताना। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं ना बहुत एकदम भक्त वाली बहू टाइप्स थी। मैंने ना वहाँ सास ने बोल दिया मम्मी को मत बताना, मुझे नहीं बताना है, तो मैंने मेरे घर पे बताया ही नहीं कि इसने ऐसा कभी कहा है मुझसे। फिर वी ऑल गॉट नियर टू द मैरिज। देन देयर इज़ वन मोर पॉइंट कि मेरी जो जेठानी थी, हिज एल्डर ब्रदर्स वाइफ, उनके भी वहाँ कुछ इश्यूज़ हुए, वो घर छोड़ के चली गई थी। अच्छा। 6 महीने 7 महीने तक काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हुए, लेकिन उनका एक बेबी था, तो वो घर छोड़ के चली गई थी। ये मुझे पता था,
कि वो घर छोड़ के चले गए। लेकिन आप इनकी राइट नाउ whatever your age is, and like we were discussing, we both are of same age. At the age of 25 you were definitely not this matured. आज आप जो 25 साल में आप वो नहीं होंगे, ये कॉमन सेंस है। तो मुझे ना उस टाइम लगा कि हाँ वो उनकी बहू चली गई। तो मेरी सास ने बोला, मुझे बहुत परेशान करती थी, बेटे को टॉर्चर करती थी एंड ऑल दैट। एंड एज यूजुअल हमारी सोसाइटी यही सोचती है कि लड़की ही गलत होगी। मैंने भी ये समझ लिया कि वो भाभी ही बुरी होंगी एंड उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा और वो छोड़ के चली गई। लेकिन जब वो छोड़ के गई, ये बात भी उन्होंने, मेरी जो मदर इन लॉ थी, उन्होंने भी मुझसे कहा कि तुम अपने मम्मी पापा को मत बताना। और मैंने तब भी वही किया। मैंने इतनी बड़ी बात भी मेरे पेरेंट्स को नहीं बताई, क्योंकि वो मुझे हर समय कहती थी कि जो ससुराल में होता है वो मायके में बताना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मुझे लगा कि ठीक है, ये कोई मम्मी ने कहा है तो मैंने मान लिया। मैंने अपने मॉम डैड को नहीं बताया। एंड देन वी गॉट नियरर टू द मैरिज। मेरी शादी पुरी में हुई एंड शादी के दिन से ही मुझे नेगेटिव वाइब्स आ रहे थे। मेरी मम्मी ने ना, वो मामा के घर से कुछ गिफ्ट्स आते हैं, तो मेरी मम्मा उन्हें देने के लिए गई एंड उनको वो गिफ्ट्स कुछ पसंद नहीं आए, तो उन्होंने मम्मी के ऊपर फेंक दिया, मम्मी के फेस के ऊपर। ये मुझे, जब मैंने देखा हलचल हो रही है, सब कोई कुछ बात कर रहे हैं और सब बोल रहे रितु को मत बताना, तो मैंने किससे पूछा कि क्या हुआ। एंड माई मदर वॉज क्राइंग। मेरी मम्मी का रूम मेरे साइड वाले रूम में था। सबको आके समझा रहे थे मेरी मम्मी को, मम्मी रो रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि चल क्या रहा है। मैंने बहुत पूछा, किसी ने नहीं बताया। एंड मेरी एक मामी है, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई हो क्या रहा है, मुझे कोई बताएगा। तो मतलब वाई माई मॉम इज क्राइंग लाइक दिस, क्या, कौन किसको क्या समझा रहा है। तो देन दे सेड कि नहीं, हमने गिफ्ट्स दिए और उनको वो पसंद नहीं आया, उन्होंने मम्मी के मुँह पे फेंक दिया। हाउ कैन दे डू दिस, फेंक दिया मतलब। तो देन से नहीं, कल सुबह शादी है, तुम ये सब छोड़ो, ये सब टेंशन मत लो, ये तो शादी वाले घर में थोड़ी अनबन होता रहता है ये सब। तो मेरे को तब भी बहुत बुरा लगा। मेरे को लगा यार क्या है, मतलब मम्मी को ऐसा सहना पड़ा है नॉन। तो उसके अंदर मैंने मम्मी से पूछा, मम्मी बस नहीं नहीं नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया, गिफ्ट्स पसंद आ गए एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ओके। तो सुबह नॉर्मल सारे रस्म वस्म हुए एंड शाम को मेरी शादी थी। तो शादी हुई, शादी जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हुई। मैं जैसा एक्सपेक्ट कर रही थी कि फोटोग्राफ होगा, मेरा फोटो सेशन होगा एंड बहुत धूमधाम से हो गई। तो somehow my side people were not that interested in my marriage and my in-laws so were not even interested क्योंकि स्टोरी आगे जाके पता चलती कि एक्चुअली होता क्या है। तो उसके बाद ठीक है, आई गॉट मैरिड एंड दूसरे दिन मुझे ना फेरे जब ख़त्म हुए, 7 फेरे, तो 7 फेरे के बाद ही मुझे थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ रही थी कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। और जब आपके अंदर से आवाज़ आ जाती है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, तो वो कभी फिर होता ही नहीं है, आपसे जितना भी ट्राई कर लो। somehow मुझे थोड़ा वो एक डिवोशनल काइंड ऑफ है भगवान के प्रति। तो मुझे लगता है कुछ भी अगर वेरी बैड इज़ गोइंग टू हैपन ना, तो मुझे थोड़ा सा इनर फीलिंग आ जाते हैं, इंट्यूशंस। तो उस टाइम मुझे आया कि ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। एंड मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, हु इज़ अ मेल, तो मैंने उनसे कहा कि एंड ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, हैप्पीली मैरिड विद 2 किड्स। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा कि ही वाज देयर इन माय वेडिंग एंड आई सेड आई एम फीलिंग दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सेड कि तुझे ऐसे ही बस लग रहा है बिकॉज ये अरेंज मैरिज है, तुझे जाके एडजस्ट करना है, तो मतलब जाके तुझे दूसरी जगह रहना है, और अरेंज मैरिज है, लड़के को तू थोड़ा कम जानती है, तो तुझे ऐसा फील हो रहा है। तो आई सेड ओके। एंड फिर मैं पूरी से मैं पटना चली गई एंड माई मॉम डैड वेंट टू देयर हाउस। ओके, सो कब आपको रियलाइज होना शुरू हुआ कि अब चीज़ें बिगड़ रही है? लाइक व्हेन वाज द फर्स्ट इंस्टेंस, इफ यू कुड रिमेंबर? And how long did you stay in that wedding? Yeah, I stayed for around 2 months, you can say. 2 months only? Yeah. Okay. And this is how society judged me. 2 महीने में पति को छोड़ दिया, इसी का कुछ होगा and all that. See, कब से ये बिगड़ने लगा, जब मैंने सूटकेस जब खोला तो माय मदर इन लॉ स्टार्टेड शाउटिंग, क्या लाई हो, कुछ भी नहीं है, जो होना चाहिए नॉल इतना कम है नॉल दैट। बेटे को ब्रेसलेट नहीं दिया, उसके लिए मुझे ताने सुनने पड़े काफ़ी कि मेरे डैड ने मेरे हस्बैंड को ब्रेसलेट नहीं दिया था।
तो लाइक जितना हो पाया उतना दिया. एवरीबडी कैन नॉट बी लाइक, बहुत कुछ तो कोई नहीं दे पाता ना, जितना जिससे बनता है वो उतना ही देता है. तो तब मुझे ना थोड़ा आई स्टार्टेड फीलिंग अ लिटिल, मुझे अजीब सा लगने लगा कि क्या है यार, मतलब मेरे पापा ने इतना किया, मेरी मम्मी ने इतना किया, उसके बाद भी ऐसे बोलते हैं कि नहीं ये नहीं दिया, वो नहीं दिया. एंड मुझे थोड़ा सा तभी अनकम्फर्टेबल लगने लग रहा था. एंड वो जो भाभी थी जिनके बारे में बोल रही हूँ मैं, वो वापस आ गई थी. तो शी वॉज ऑल्सो नॉट हैप्पी इन द थिंग. तो शी स्टार्टेड टेलिंग मी कि लाइक ये फैमिली बहुत नेगेटिव है, यहाँ बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखते हैं बेटियों को, मतलब जो बहुए को एंड ऑल. तो मुझे तब सब कुछ दिमाग में चल रहा था. और वो 25 की एज पे बहुत सब कुछ डर सा लगने लगा कि पता नहीं कैसा क्या है यहाँ पर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. तो मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट रहने लग गई कि मुझे लगता था चीज़ें ठीक ठाक नहीं है. मेरे हस्बैंड के साथ भी मेरी मेंटालिटी क्लैश होने लगी. मतलब मैं कुछ सोचती हूँ तो वो मुझे हर समय लाइक ही इज़ ऑलवेज अगेंस्ट द थिंग. ओके, वंस देयर वाज अ पॉइंट, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा विच वाज रिलेटेड टू अ CEO ऑफ अ कंपनी वेयरिंग अ साड़ी. तो मैंने बोला इट्स नेवर लाइक दैट कि साड़ी पहने औरत तो ही सक्सेसफुल होती है, वो जीन्स टॉप में भी सक्सेसफुल हो सकती है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो औरतें साड़ी नहीं पहनती, ऐसे जीन्स टॉप पहनती है, दे आर कैरेक्टरलेस. आई सेड ऐसे नहीं होता. तो मैंने पलट के बोल दिया, मैंने बोला आपकी मम्मा तो आधे टाइम सलवार सूट में रहती है कभी कभी, तो फिर क्या, मम्मी की बात अलग है. सिर्फ कैसे अलग है, आपने तो सारी औरतों को एक ही साथ जनरलाइज कर दिया ना कि ये साड़ी नहीं पहनी तो ये कैरेक्टरलेस है. तो उसके बाद हम एक लाइक फ्रेंड्स पार्टी आप बोलो, उसमें आई वोर अ हॉट पैंट एंड अ टी-शर्ट. सी व्हेन आई वाज नियर अ स्विमिंग पूल, सो व्हाट आई एम सपोज्ड टू वेयर? Obviously I cannot wear घाघरा चोली and stand near the swimming pool when it's a friends party. Right. तो मैंने हॉट पैंट और टी-शर्ट पहना हुआ था. तो जब मेरे शादी टूटी, मतलब डिवोर्स की बातें चलने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने मेरी मम्मा से कहा कि आपकी बेटी तो वो हॉट पैंट्स और टी-शर्ट्स पहनती है, वो तो कितनी कैरेक्टरलेस है. तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि कपड़ों से ही बस जज कर लिया कि वो कैरेक्टरलेस हो गई ना. मतलब सी वी लिव इन एन एरा जहाँ पे हम बात करते हैं कि भाई किसी के साथ, किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है. सी पीपल वॉचिंग दिस शो, मेनी अ मेल डू वॉच दिस शो, आई नो दैट. मेरी टीम में आई थिंक एवरीबडी इज़ अ मेल एंड आई हैव बीन ब्लेस्ड विद द पीपल जो लोग मेल होके भी इतने अच्छे तरीके से अपनी बहनों को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी वाइफ को रखते हैं. तो वी आर नॉट कैटेगराइजिंग ईच एंड एवरी मेल इन दिस, बट देन दिस मेंटालिटी गोज अराउंड, राइट? सो एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर क्या हुआ? तो मुझे काफ़ी हंसी आई. मैंने बोला, पहले तो तब अपसेट लगता था, अभी हंसी आती है. हॉट पैंट और टी-शर्ट्स में आप कैसे किसी को जज कर लेते हो? तो वो साड़ी वाली बात को लेके बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ. तो मैंने बोला कि मैं तो नॉर्मली सिंपल कपड़े ही पहनती हूँ, मतलब घर पे भी मैं जब उनके साथ रहती थी बहुत सिंपली कपड़े मेरे होते थे. तब उन्होंने साड़ी को लेके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स किए. फिर हमारी मेंटालिटी क्लैश हुई. वन थिंग आई वुड लाइक टू से, व्हेन यू आर सीइंग अ पार्टनर, जो भी देख रहे हैं, तो प्लीज़ सी देयर पब्लिक बिहेवियर. लाइक अगर आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो या किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, कहीं भी आप पब्लिकली निकलते हो, तो आपके पार्टनर का बिहेवियर कैसा है, दैट डज काउंट अ लॉट. मैं मेरे हस्बैंड के साथ जब मॉल जाती थी या थोड़ी बहुत वो ग्रोसरी वगैरह लाने जाती थी, वो बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना सेल्स पर्सन, उनके साथ बहुत ही मिसबिहेव करते थे. अगर पिंकी इफ यू आर गोइंग विद योर हस्बैंड समवेयर और आप चुपचाप खड़ी हो और वो हस्बैंड ज़बरदस्ती का चिल्ला चिल्ली करे, तो लोग आप ही को घूर के देखते हैं, यार कैसे, क्या है ये, किसको झेल रही है, ठीक है. एंड आई स्टिल रिमेंबर, हम एक रेस्टोरेंट गए, मैंने कुछ ऑर्डर किया एंड उन्होंने बोला अरे जल्दी लेके आओ. मैंने बोला ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, यू कैन बिहेव अ बिट नॉर्मल राइट. तो देन ही सेड कि नहीं, इन लोगों के साथ ऐसे ही बिहेव किया जाता है. इन लोग, वो भी तो इंसान है ना, दे ऑल्सो, वो हमसे एक्सपेक्ट करते कि हम उनसे अच्छा बिहेव करें. इन्हीं बातों को लेके बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते थे. कभी किसी वेटर को टिप देने की बात आई तो ऐसे थोड़ा 20 रुपीज़ दे दो ना, तो तुम्हारे बाप के जैसा पैसा नहीं है मेरे पास, अपने बाप के घर चली जाओ, अपने बाप के घर में तुम देती होगे ऐसे टिप एंड ऑल. मैंने बोला यार ये बाप माँ को मत बीच में लाओ, बिकॉज व्हेन आई एम नॉट कमिंग टू योर पेरेंट्स देन डोंट कम टू माय पेरेंट्स. आई हैड बीन अ वेरी, मतलब मैंने ये स्टार्टिंग से क्लियर कर दी शादी के पहले से कि बाप माँ को बीच में नहीं लाना है. वी शुड हैव दैट रिस्पेक्ट फॉर देम.
मैंने आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं बोला, आप मेरे पेरेंट्स के बारे में बोला। एंड बार बार मुझे मेरे पापा को लेके बहुत ताने दिए जाते थे। माई फादर कैन नॉट वॉक एंड इट वॉज लाइक कि मेरे पापा को कहीं जाना था एंड कहीं तो जाना था एंड आई सेड कि नहीं पापा नहीं जा सकते। मैंने सेड क्यों नहीं जा सकते? आई सेड कि वो थोड़े चलने में दिक्कत होती है एंड आई डोंट वांट माय पापा टू ट्रैवल, वो ट्रेन में मैं नहीं चाहती, ठीक है। तो मैंने सेड पता नहीं कुछ भी बहाना लेते हो, चल तो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे पापा में एंड ऑल दैट। एंड ही स्टार्टेड शाउटिंग लाइक एनीथिंग, इतना चिल्लाया मेरे ऊपर कि तुम्हारे पापा को क्या प्रॉब्लम है, पैर तो ठीक है, ऐसा है वैसा है। मैंने बोला यार सबको दिखता है कि ही कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली, में बहुत तकलीफ होती है। एयरपोर्ट्स में हम लोग आगे निकल जाते तो वो चलते रहते धीरे धीरे बिकॉज ही कैन नॉट वॉक। तो उन बातों को लेके फिर झगड़ा होने लगा कि लाइक मेरे पापा मम्मी का नाम आने लगा, कभी कभी मेरे फ्रेंड्स के साथ नाम आने लगे, कभी मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ लिंक अप कर दिया गया। वो तो मतलब मैंने बहुत ही ज़्यादा सहा बिकॉज मैक्सिमम ऑफ माई फ्रेंड्स वेर मेल्स एंड उनके साथ लिंक अप किया गया, मेरे डैड मॉम के बारे में बोला गया एंड मुझे बिल्कुल भी ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो तब मुझे लगा कि एक पॉइंट पे यार यहाँ मैं नहीं रह सकती। सिर्फ इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट कि किसी ने लाइक हम ये वेट नहीं कर सकते कि ओ ये मुझे थप्पड़ मारेगा तो ही मैं इस चीज़ को काउंट करूँगी कि मुझे डिवोर्स लेना है। व्हेन अ मेंटालिटी इज़ नॉट मैचिंग, जहाँ शांति नहीं है एंड यू आर फीलिंग कि यू वेरी मच मतलब आप एकदम दब रहे हो उस चीज़ में, तो आपको वहाँ से निकल जाना चाहिए। दिस इज़ माई सजेशन एंड मुझे काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि वेट करो, वो जब तुम्हें थप्पड़ मारेगा कभी ना कभी तो वो मारेगा ना, वो इतना बिहेव करता है, तब तुम एक काम करना वीडियो बना के रख लेना, फिर हम उस वीडियो का यूज़ करेंगे। तो इसलिए थप्पड़ मारेगा, मैं फ़ोन ऐसे मतलब मैं इमेजिन करती थी कि वो थप्पड़ मारने आएगा, मैं फ़ोन ऐसे रखूँगी और फिर मैं वीडियो बनाऊँगी और ये कैसे मतलब मैं क्या मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मैं क्यों वेट करूँ कि सामने वाला मुझे थप्पड़ मारेगा और तभी मैं एक स्टेप लूँगी। इट्स ऑलवेज नॉट अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, इट्स समथिंग इज कॉल्ड लाइक मेंटल अब्यूज़। तो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं था लेकिन मेंटल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा था। मैं डिप्रेशन में आ गई थी, आई ट्राई टू कमिट सुइसाइड 2-3 बार, ठीक है। और मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी कि मैंने मेरी मम्मी से भी बोला कि लाइक मुझे यहाँ से ले जाओ वरना डेफिनेटली मैं मर जाऊँगी, मैं नहीं रह सकती यहाँ पे। और देन लाइक मैं यहाँ बालासुर आई में एक बार एंड आई गॉट अ ट्रीटमेंट। मैंने मेडिसिन वगैरह ली तो ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स थी ताकि नींद आती रहे मुझे ज़्यादा और मेरा सोचना कम हो। तो मैं वापस गई, पर मैं बहुत बेटर फील करने लगी थी, मैं डिप्रेस नहीं थी। तो मैं रोज़ सुबह उठ के फिर वापस से मुझे लगता था कि फिर से मैं अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छा बनाऊंगी एंड मैं रोज़ सुबह उनके लिए नाश्ता रेडी करती थी एंड मैं खुद खिलाती थी, खुद उनको ऑफिस भेजती थी। तो पर धीरे धीरे क्या होता था, रात को 10-11 बजते एंड ही यूज्ड टू कॉल मी, मैं आज नहीं आ रहा हूँ, नहीं आ रहा हूँ। तो मेरे मॉम डैड वीडियो कॉल पे रहते थे एंड मेरी मम्मी बोलती थी मैं वीडियो कॉल पे हम लोग देख रहे हैं, तुम सो जाओगे हम काट देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैं वीडियो कॉल ऐसे रख देती थी ना, मम्मी पापा अपना बात करते थे, पर मुझे लगता था कि मेरे आसपास कोई है, मैं उस घर में अकेली थी। आई वॉज इन हैदराबाद दैट टाइम, पटना आई वेंट टू हैदराबाद। तो देन ऐसा काफ़ी बार हुआ पिंकी, मतलब 2-3 दिन नहीं आना, कोई खबर नहीं। मुझे बहुत अजीब लगने लगा क्यों नहीं आते हैं। There was one instance जहाँ पे हम ऐसे नॉर्मली वो मेरे हस्बैंड बैठे थे, मैं ऐसे बात कर रही थी। Then he asked me one question. From there it struck my mind कि बॉस ये सही जगह नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा कि डू यू थिंक अगर 4 लड़के आके तुम्हारा रेप कर दे तो आई विल बी एबल टू सेव यू। तो एट दैट पॉइंट मुझे लगा कि यहाँ कुछ गलत है। मैं वो चीज़ें एज आई सेड आई वॉज 25, तो मैं वो चीज़ें अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाई। मैंने मेरे बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं बोला, मैंने किसी को नहीं बोला। बट मुझे तब थोड़ा अजीब लगने लगा कि उन्होंने मुझसे ये क्यों पूछा कि अगर 4 बंदे आके आपको फिज़िकली असॉल्ट करे तो मैं आपको बचा पाऊँगा। तो तब मुझे थोड़ा कुछ अजीब लगने लगा, मुझे लगने लगा कि यहाँ कुछ तो वियर्ड है, ठीक है। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि नो,
आई के नॉट स्टे हियर, बिकॉज एक तो मुझे इतना ज़्यादा मेंटल अब्यूज़ होता था और एक मुझे अपनी जान की बहुत ज़्यादा मुझे परवाह होने लगी थी, बिकॉज मैं बहुत सिंपल काइंड ऑफ अ गर्ल रही हूँ और मुझसे वो कॉम्प्लिकेटेड गेम्स खेले नहीं जाते किसी भी रिलेशनशिप में। इफ आई एम इन अ फ्रेंडशिप, आई एम टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, इवन मेरे बिजनेस में भी मेरे कस्टमर्स के साथ मेरे काफ़ी अच्छे रिलेशन है, तो मैं किसी भी तरह का मैनिपुलेशन ये सब नहीं कर सकती। तो तब मुझे थोड़ा सा लगने लगा। एंड मदर इन लॉ का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस था मेरी शादी में। इवेंचुअली मेरे लाइक यू कैन से इन सेक्शुअल लाइफ ऑल्सो दे हैड अ वेरी मच ऑफ इंटरफेरेंस। लाइक अगर मैंने एक बार मेरे हस्बैंड को बोला कि आज वैलेंटाइंस डे है, तुम घर पे रुक जाओ, थोड़ा खाना पीना खाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, अच्छा लगेगा। मैं ना हर बार कोशिश करती थी। If the people those who have commented on me are seeing this, then I want to tell कि they always commented कि I never tried, but I give my 100%. मैंने उनको बोला कि चलो आप रुक जाओ एंड हम बाहर थोड़ा घूम के आते हैं, वैलेंटाइंस डे है, मेरा पहला वैलेंटाइंस है आपके साथ। तो इसे नहीं मुझे ऑफिस जाना है। एंड मैंने ऐसे मजाक में बोला मुझे आई लव यू तो बोलते हुए जाओ। तो इसे नहीं आई हैव टू रश फॉर माई ऑफिस। ओके, ही वेंट एंड विदिन 10 मिनट्स उनकी मॉम का कॉल आता है कि वाई यू वॉन्ट माई सन टू टेल यू आई लव यू। आई वाज लाइक मैंने बोला वो मेरे हस्बैंड हैं, तो हाँ तो तुम्हें आई लव यू बोलना ज़रूरी है क्या? तो मैंने बोला कि नहीं, और वैलेंटाइंस डे नहीं मनाया तो क्या हो गया, मना लेगा जब मनाना होगा। तो आई वाज लाइक कि ठीक है। मैंने आर्ग्यू भी नहीं किया उस पॉइंट पे, तो ठीक है। उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा उन्होंने जब इतना इंटरफेरेंस किया कि मेरा हस्बैंड मुझे आई लव यू भी नहीं बोल सकता, तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड कभी भी ना हम किचन में कुछ बनाते थे तो मैं ऐसे ही बोलती थी मेरे पापा के घर पे ना ऐसे होता है। तो उनकी मम्मी ने मुझसे 2-3 बार ऐसा कहा कि तुम्हारे पापा ने कन्या दान में दे दी है, तो बार बार अपने पापा की यादें मत यहाँ पे बोला करो। तभी मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार एक तो माँ बाप बेटी को पैदा करें, ठीक है, उसकी शादी कराएं, और उसके बाद सामने वाला बोलता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हारी शादी करा दी, तुम्हारा कन्यादान कर दिया, तो तुम बार बार अपने माँ बाप की बातें मत बोला करो यहाँ पे। और अभी आपकी भी शादी होगी जब, तो आपको भी याद आएगा, मतलब कि मम्मी के घर पे तो ऐसा बनता, और ऐसा नहीं, आपकी मम्मी भी इस एज पे वो भी याद करती होंगी कि मम्मा के घर पे तो ऐसा बनता। अभी भी मेरी मम्मी बोलती है मेरी माँ के घर पे तो ऐसा बनता है। तो मैंने बस 2-3 बार ऐसा बोला एंड उन्होंने मेरे को बोला तुम्हारे पापा ने कन्या दान में दे दी है। तो उसके बाद अपने पापा के घर की यादों को बार बार डिस्कस नहीं करते एंड मुझे बहुत बुरा लगता था। आई यूज्ड टू बी इन टीयर्स ऑल द टाइम, पर ना रो सकते हो, ना बोल सकते हो, ना घर फ़ोन करके बोल सकती हूँ, ना हस्बैंड सुनता है, ना कोई अपना है। तो उसके बाद मैंने कभी पलट के जवाब नहीं दिया, बट जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी उन्होंने फिर मुझसे एक दिन कहा, मैंने बोला कि मुझे पापा के घर जाना है। तो उन्होंने बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। मैंने बोला क्यों? तुम्हारे पापा ने कन्यादान में दे दी है तो वो तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारे पापा ने कन्यादान में दी तो ये तुम्हारा घर है। मैंने बोला कि देखिए ये भी मेरा घर है और जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है तब तक वो मेरा घर है। हाँ, जब मेरे माँ बाप नहीं रहेंगे तो वो घर पे कोई है नहीं, तो मेरा जाने का मतलब नहीं बनता। तो तब उन्हें काफ़ी बुरा लग गया। सी, हम एक चीज़ को बहुत टाइम तक नहीं सह सकते, सम और द अदर डे वी हैव टू रिवोल्ट अगेंस्ट इट। अगर मैं सहती रहती तो मैं मर गई होती, मैं नहीं सह पाई। और मुझे सिर्फ ऐसा दिख रहा था कि एक डेथ है और एक डिवोर्स है, या तो मर जाऊं या डिवोर्स ले लूं। डिवोर्स के बाद ज़िंदगी थी और मौत के बाद कुछ है नहीं। सो इसके बाद डिवोर्स जब आपका फाइल हुआ, वाज दैट अ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स और वाज दैट एन एलिमनी फाइल डिवोर्स, एंड उसके बाद वाली लाइफ कैसे? ओके, बिफोर योर क्वेश्चन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैं जब वापस आई, सो आई वॉज इन क्लिनिकल डिप्रेशन एंड मैं 6 महीने ऑलमोस्ट बेड पर ही थी। आई वॉज अंडर मेडिकेशन। उस बीच में 1-2 बार सुइसाइडल थॉट्स, क्योंकि जब क्लिनिकल डिप्रेशन में होते हैं तो आपको सुइसाइडल टेंडेंसीज रहती हैं, तो वो सब भी था। एंड धीरे धीरे, हाँ, जस्ट वन मोर थिंग, मैं वापस अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहती थी। एंड जस्ट बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ लेफ्ट मी और आई हैव लेफ्ट माई हस्बैंड, लोग उतना नहीं जानते हैं, जिससे पहले वो जजमेंटल हो जाते हैं। मुझे वो जॉब वापस नहीं दी गई
तो ये डिवोर्स होना बहुत बड़ी चीज़ है लोगों के लिए अभी भी। सो आई वॉज एट होम ओनली एंड काफ़ी डिप्रेस थी मैं, बट ठीक है, फाइनली आई डिसाइडेड, माई पेरेंट्स वेर ऑल अराउंड, वो पूरे टाइम थे मेरे साथ सपोर्टिव, तो वी ऑल डिसाइडेड कि वी आर गोइंग फॉर अ डिवोर्स। तो हमने, मेरे पापा ने वहाँ बोला कि माई डॉटर वॉन्ट्स अ डिवोर्स एंड दे वर ऑल्सो वेरी रेडी विद इट, ठीक है डिवोर्स कर लेते हैं। एंड मेरे हस्बैंड को बार बार डर लगा कि मैं एलिमनी मांगूंगी, और वो मुझे बोलने लगे कितना पैसा चाहिए बोलो, कितना पैसा चाहिए बोलो। और मैंने स्टार्टिंग से बोला कि मुझे किसी का पैसा नहीं चाहिए, बिकॉज जो पैसे खर्च करने वाले लोग होते वो ये नहीं देखते कि सूटकेस में तुम कितना लाई और कितना ब्रेसलेट तुमने मेरे बेटे को नहीं दिया। मैंने ये चीज़ बहुत पहले बोली, आप लोगों को पैसा चाहिए था मुझसे, तो वो आप लोगों को उतना मिल नहीं पाया, इसलिए ये सब हुआ। तो माई हस्बैंड फर्स्ट ट्राई टू रीड माई माइंड, मैं एलिमनी के लिए क्या बोलती हूँ। और मैंने बहुत पहले से ही, मुझे ये एलिमनी वाला कंसेप्ट की समझ में नहीं आता है, बिकॉज आई डोंट हैव अ बेबी, मेरा कोई चाइल्ड नहीं है। आई एम एजुकेटेड इनफ टू गेट अ जॉब। मेरा मैंने जॉब किया, पहले भी किया हुआ है, आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस, तो मैं क्यों किसी और के पैसे पर ऐश करूँ, ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आता। अगर हाँ बच्चा होता है तो वो मेंटेनेंस के लिए वो एक क्लेम करना वो ठीक है, वो जस्टिफाइड है। या मैं बहुत ही गरीब होती, मैं पढ़ी लिखी नहीं होती, मेरे पास नौकरी नहीं होती, मैं केपेबल नहीं हूँ, तो मैं किसी से पैसे मांगूँ या एलिमनी क्लेम करूँ, वो जस्टिफाइड थोड़ा बहुत है। तो आई एम टोटली अगेंस्ट द एलिमनी थिंग। तो मैंने कहा मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, और मेरे घर पे शांति चाहिए। मेरे मॉम डैड दिन भर रोते रहते हैं, मैं उनको रोते हुए नहीं देखना चाहती, मुझे बस यही चाहिए कि वो हंसते रहे। तो वो लोग भी खुश हो गए कि ग्रेट, लड़की एलिमनी भी नहीं मांग रही है, ऐसे कहाँ मिलती है। तो फिर उसके बाद मेरे लॉयर जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया एलिमनी के लिए, बट मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए एलिमनी, मेरे को सिर्फ एक प्लेन डिवोर्स चाहिए। तो इट वॉज म्यूचुअल कंसेंट से ही डिवोर्स हुआ। डिवोर्स के दिन भी ही वॉज ट्राइंग टू harm me or trying to come to me to shout at me or something, but मेरे पापा ने उस टाइम कह दिया कि जब रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है तो कोई मतलब नहीं बनता बातें करने का। when we are in the court, एक चीज़ क्या हुआ पिंकी, मैं जज के पास गई मैंने साइन किया पेपर एंड जज ने उनसे पूछा कि डू यू नो व्हाट इज रिटन इन द डिवोर्स पेपर। तो उन्होंने कहा आई डोंट नो अबाउट दिस, माई पेरेंट्स नो दिस। लिटरली जज ने पेपर उनके ऊपर फेंक दिया, मैंने खुद मतलब आई वॉज देयर। एंड फिर जज ने उनसे पूछा कि हु इज़ दैट लेडी सिटिंग ऑन द चेयर, वो क्या लगती है तुम्हारी। तो उन्होंने कहा कि मेरी वाइफ लगती थी। तो उन्होंने कहा कि आप डिवोर्स ले रहे हो और आपको ये नहीं पता पेपर्स में क्या लिखा है। तो उन्होंने, जज ने मुझसे कहा ज़रूर तुमने लव मैरिज की होगी तभी तुम ऐसे इंसान के साथ हो। मैंने बोला नहीं, अरेंज थी। तो जज भी शॉक्ड हो गए, अरेंज। तो फिर मैंने बोला हाँ। फिर जज ने मुझे कहा कि यू हैव टेकन द राइट डिसीजन ऑफ गिविंग डिवोर्स टू दिस पर्सन। तो मुझे उस दिन रियलाइज हुआ कि जज को जज क्यों बोलते हैं, क्योंकि 5 मिनट्स में उन्होंने एक सही जजमेंट कर दिया। तो उसके बाद वी गॉट डिवोर्स्ड, इट वाज ऑल म्यूचुअल। पर मुझे काफ़ी हैरेसमेंट से गुजरना पड़ा। वो मुझे काफ़ी स्लैंग लैंग्वेजेस भी भेजते थे फ़ोन पे, माँ बाप को गालियाँ देते थे। पोस्ट डिवोर्स नहीं, नॉट पोस्ट डिवोर्स। पोस्ट डिवोर्स तो आई कैन अगेन फाइल अ केस ना, बिफोर डिवोर्स माँ बाप को गालियाँ देते थे और मुझे बहुत ज़्यादा ही बहुत कुछ, मतलब मैंने बोला ना सिर्फ थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन ऐसे बहुत तमाचे मुझे अंदर से लग चुके थे। तो पोस्ट डिवोर्स आई ट्राइड फॉर गेटिंग जॉब। एक स्कूल, एक छोटा सा प्ले स्कूल था, उन्होंने मुझे नौकरी दी। और एक चीज़ है कि मैं कभी भी अपना मैरिटल स्टेटस किसी से नहीं छुपाती, कभी भी नहीं। इवन इफ अ गाय चैट्स टू मी, कोई नया बंदे से मैं अगर बात करती हूँ तो मैं फर्स्ट चीज़ यही बोलती हूँ कि लुक आई एम अ डिवोर्सी। और मैं जहाँ भी मैंने इंटरव्यूज़ वगैरह अपने जॉब के लिए दिए, मैंने वहाँ भी वही रखा कि मेरा मैरिटल स्टेटस डिवोर्सी है। तो मुझे जॉब मिली एंड आई स्टार्टेड वर्किंग अगेन विद अ स्कूल। मैं फिर धीरे धीरे डिप्रेशन से निकली। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया डिप्रेशन से निकलने में। मैं डिप्रेशन से निकली, मैं वापस नौकरी पे गई। मैं बहुत बिंदास टाइप की लड़की थी, मैं वापस धीरे धीरे पार्टीज़ करने लगी, फ्रेंड्स से मिलने लगी। एंड आई अगेन मैंने स्कूल में मैं रही कुछ 1.5 साल तक। एंड लाइक 2018 से 2020 मार्च, दिस मार्च आई वॉज इन द स्कूल
And after March, suddenly I started, like I thought of starting something new, and I started with Indian Weaves. And luckily it's going good. Right. Like I have clients all over the world. Okay, Yeah. that's great. That's a great news to think about. So like Indian Weaves का idea कहाँ से आया? सी इंडियन वीव्स का आइडिया तो बेसिकली मतलब मैं ना सोशल मीडिया पे वो जितने सारी ब्लॉगर्स होते हैं ना उनको बहुत फॉलो करती थी, तो उनको देख देख के मुझे वो साड़ीज़ के लिए प्यार आने लगा. एंड माई सिस्टर इज़ माई कज़न सिस्टर, वो भी हैंडलूम लवर है, तो उनको भी देखती थी. तो धीरे धीरे मुझे भी लगा कि शायद यू नो दिस इज़ द थिंग आई कैन डू. वो वीवर्स को प्रमोट करना, उसके ऊपर मैं ब्लॉग्स वगैरह काफ़ी पढ़ती थी. मैं अभी भी रात को जब भी मैं ऐसे फ्री रहती हूँ तो मैं वीव्स के ऊपर गूगल करके पढ़ती हूँ. मेरा जो इंडियन वीव्स ग्रुप है व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ काफ़ी सारे वीव्स के बारे में लिखती हूँ. तो मुझे फिर काफ़ी ज़्यादा वीव्स में इंटरेस्ट आने लगा, तो मैंने फिर सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ स्टार्ट किया जाए जिससे वीवर्स को भी प्रमोशन मिले एंड आई कैन ऑल्सो अर्न. So and the thing is कि I am not that kind of a female who only thinks कि you know मैं सिर्फ औरतों को ही सपोर्ट करूँ, या मैं I am a kind of a equal, like Yeah. आदमी औरत दोनों equal Not है. the typical feminist. No, I'm not at all. I'm a basically people take feminist in a very wrong way. Actually. It's all about हम दोनों equal हैं. तो वीवर्स तो मैक्सिमम जिनसे मैं बातचीत, अभी तो कोविड के टाइम में किसी मिल नहीं पाते, बट बातचीत जो सारे मेल्स हैं एंड वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर. और मेरे कुछ डीलर्स हैं जो फीमेल्स हैं, तो जो हाउस वाइफ्स भी हैं जो मेरे काफ़ी हेल्प करती हैं. तो इस तरह से हम एक टीम बन के वी आर वर्किंग. Right. In fact, you're wearing a sari of your Indian this is weaves, a right? weaves, from South. Yeah. So, what is your final words for all the ladies who are going through these tough times, whether staying for a very long time in a wedding loft or maybe for a shorter time? लेकिन चीज़ें बहुत कोई झेलते हैं, लेकिन बहुत लोग इसे adjust कर लेते हैं according to the society, or maybe they want to fight back, but again they are judged. So, what are your final words for them? See, my final words are कि अगर मैंने मेरी एक फ्रेंड थी, शी गेव मी अ मैसेज कि आई वॉन्ट टू डिवोर्स माई हस्बैंड. उसने पहले यही लिखा. मैंने बोला रीज़न. नहीं, मेरे हस्बैंड, मेरे जेठ जो है उनकी शादी नहीं हुई है, और मेरे हस्बैंड जो हैं काफ़ी टाइम फैमिली को देते हैं और हमारे बीच थोड़ा सा दूरियाँ आ गई. तो मैंने बोला ये बैठ के भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है. ये मैंने बोला पीटते हैं, मारता है, तुम्हें डांटता है, नहीं कुछ नहीं करते. तो मैंने बोला किस बात का डिवोर्स चाहिए फिर. नहीं, थोड़ी सी दूरी आ गई, फैमिली को ज़्यादा टाइम देते. मैंने बोला ये बैठ के सॉर्ट आउट किया. मैं डिप्रेशन में हूँ. तो मैंने बोला अगर आप डिप्रेशन में हो तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओ, यू कैन टेक अ काउंसलिंग. मैंने उन्हें बाकायदा साइकेट्रिस्ट का नंबर दिया दिल्ली में. मैंने बोला आप वहाँ पे इनसे जाके मिलो. आई आस्क्ड माई साइकेट्रिस्ट, उन्होंने नंबर दिया एंड आई टोल्ड हर. Then after 10 days she is messaging Ritu, I am so thankful to you. मैंने वो आइडिया ऑफ डिवोर्स अपने दिमाग से निकाल दिया. तो ऐसे डरे ये इतना आसान नहीं होता है. डिवोर्स देना इज़ अ वेरी टफ थिंग. अपनी शादी को पिंकी, व्हेन आई वाज डूइंग माय फाइनल सिग्नेचर्स माय हैंड्स वर ट्रम्बलिंग, क्योंकि मेरी शादी में तोड़ रही थी. एंड मैंने घर आके, जैसे मूवीज़ में होता है ना कोई मर जाता है तो एक्टर एकदम चीख के रोता है, मैं घर में घुसी, मैं बहुत रोई. क्योंकि मेरी सारे, क्योंकि 2 महीने की शादी, लाइक मेरे हाथों से मेहंदी भी नहीं उतरी थी, मेरी शादी टूट गई. तो मेरे सारे इमोशंस रह गए इसमें. मैंने करवा चौथ के लिए साड़ी ली थी, वो रह गई. मेरे ज्वेलरीज ऐसे ही रह गए, मैंने कुछ नहीं यूज़ किया. एंड सो इट्स अ वेरी टफ थिंग. डिवोर्स इज़ नॉट ईजी. एंड जस्ट कुछ भी रैंडम सा झगड़ा हो और हम बोले कि चलो डिवोर्स ले लेते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली, मैं इसे सपोर्ट नहीं करती. प्लस वन थिंग इज़ देयर कि अगर आप बहुत ज़्यादा एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो तो यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ क्विटिंग द थिंग, और आप अपनी लाइफ को आगे जी सकते हो. यू कैन ऑलवेज हैव अ गुड पार्टनर, आगे मिल सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं डिवोर्स ले लूँगी तो मुझे कोई मिलेगा नहीं या मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ेगी. इट्स ऑल रॉन्ग. और सोसाइटी का काम है जज करना. वो मैं यहाँ बैठी हूँ और ये निकलने के बाद भी मुझे जज करेंगी और इसके बारे में भी बोलेंगी बहुत कुछ, जो मैं आपको बता दूंगी फ़ोन पे. हाँ, एकदम. क्योंकि मुझे लाइक आई एम द वर्स्ट सफरर ऑफ जजमेंटल सोसाइटी. तो मुझे तो बड़ा ही भयंकर जज किया गया है, तो वो जज करेंगे. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. और आप क्या, मैं क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता इस पॉइंट पे. बट अगर आप सफ़र कर रहे हो देन यू शुड थिंक ट्वाइस अबाउट दिस.
So, on the scale of 1 to 10, if I ask you, how do you scale your life right now and what your life was before your wedding or maybe during that time? तो happiness के counter number पे आप कितना number दोगे? Happiness के counter number पे I'll give 9 out of 10 because right now अभी not married without a partner, वो एक fact है बहुत important life में, and तब तो बस क्या ही बोलूं. that was something in minus. Yeah, absolutely. And one more thing, I'm strongly against the concept of बहुत bloggers लिखते हैं you don't need a partner in life. It's absolutely मैं बोलूँ ये एक wrong concept है. You always need a partner in life. अभी नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद, बट किसी ना किसी की ज़रूरत आपको ज़िंदगी में रहेगी. तो ये कह देना कि you totally don't need a partner, आप अकेले sufficient हो, ये this is an absolutely wrong concept. Are you thinking of being into wedding vlog soon? Yes, yes, I am excited and I'm very honest on this, like maybe next year or so. Definitely, and this time please hire a good photographer. Maybe we have a team. Sure, and you're definitely coming to you and your team are coming to my wedding. Thank you. It's next year, and as I said, I have always मेरा ये concept ही है कि partner तो important है ज़िंदगी में. हम कितने भी successful हो जाए, पार्टनर की अपनी एक अलग जगह रहती ही है. तो ये कहना कि आई एम बहुत सक्सेसफुल हूँ तो पार्टनर की ज़रूरत है, इट्स वेरी रॉन्ग. So thank you so much, Ritu, for sharing all this with us, because you know it needs guts to speak about everything from somewhere जो कि आपके Pandora box में कहीं ना कहीं hidden है, then coming up with all these things takes a lot of guts. Now there was a sentence which she said and that hit me hard, that is, divorce is not an easy thing. But again there is something that remains in that inverted comma, is staying with someone who doesn't respects you, what your choices are, is also not an easy thing. So मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, whether you are a male, whether you are a female, like ये जो इनके साथ हुआ है ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक वुमन के साथ ही हो. I know a lot of male friends of mine who are suffering just because कि society उन्हें ये ना बोल दे या फिर उनकी beloved wife को ये ना बोल दे कि भाई आपने इतनी जल्दी divorce कैसे दे दिया. Are you not capable enough to keep her happy? So despite all these facts, I would just request all of you कि अगर आप खुश नहीं हैं तो अपने choices को stand दें, whether you are a male or a female. And yeah, moreover, जस्ट लाइक ऋतु, आप अपनी जिंदगी में कभी भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं. इट्स जस्ट अबाउट दैट क्लिक एंड द थॉट कि दैट यू आर केपेबल, राइट ऋतु? Yes, and can I speak something? Yeah, please. I just like this thing कि I always wanted to say कि males भी suffer कर रहे हैं. I have met 2 friends of mine who were suffering, ठीक है. Right now also I have a friend who is like वो बहुत सफ़र कर रहा है, ठीक है, एंड सेपरेटेड है, पर ना वो आके हमने मेल्स को कभी उतना मौका ही नहीं दिया कि वो आके बोल पाए. हमने लगा कि फीमेल्स ही है जो सब सह रही है, वो आके कहते I'll be very happy if a male comes and sit here and speak. I am definitely thinking about that too. Because if it is choice that matters, then a male should also come and speak something that I will definitely would love to bring a male too, क्योंकि क्या होता है ना कि एक बड़ा अजीब सा चीज़ है, like quoting this towards the end of the entire show, मैंने ये देखा है कि शादी से पहली वाली जिंदगी में आपको कोटेशंस में मिलेंगे कि लड़की से ब्रेकअप हो गया, लड़की ने छोड़ दिया, लड़की हाँ नहीं बोलेगी, लड़की नहीं मिलेगी. ये लड़कों के लिए होता है. शादी के बाद वाली जिंदगी में अरे लड़के को छोड़ दिया, लड़के के साथ ये किया, लड़की को तुमने 2 महीने में छोड़ दिया जो आपकी जिंदगी में हुआ. सो इट्स वेरी इजी. शादी के बाद लड़की को जज करो, शादी से पहले लड़के को. It's as common as that. So anyways, I think this episode would be an eye-opener to a lot of ladies and lot of males out there, and definitely I'm thinking of this, and Yes. this time I will quote this featuring all the women and the men of substance. Okay, thank you so much. So I think you would have loved the episode. By the end of everything, I never say that कि आप like subscribe करो, because that is your choice that matters. So in case you love the episode, do share it amongst people जो लोग इन चीज़ों से गुजरते हैं और जिनको ऐसे हिम्मत की या फिर ऐसे स्टोरी सुनने की ज़रूरत है जिन्होंने अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाया है. So goodbye, take care and do subscribe to our channel.